तो हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम हो गया जीतू भैया के क्लास में। तो आज जीतू भैया आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आज हम पढ़ाएंगे आपको अलजेब्रा के अंदर एलसीएम और एचसीएफ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसकी कुछ थ्योरी है। पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये है चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम लोग वो देख चुके थे, परमेय व्यंजक, कैसे उनको निम्नतम पद में ले जाके उनको सॉल्व करते थे, उसको देख लिए थे। अब उसके बाद यही ये जो है चैप्टर, ये अलजेब्रा के अंदर ये भी है। अलजेब्रा के अंदर 3 चैप्टर हैं। पहला जो है परमेय व्यंजक था, पहला परमेय व्यंजक था, और दूसरा है अपना ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। तो बच्चों इनको हम लोग देखेंगे। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेनली फोकस अपना किस पे रहेगा? क्वेश्चंस पे, क्योंकि अपन लोगों को क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो थ्योरी आ रही है वो कुछ इस पार्ट से रिलेटेड है, एलसीएम और एचसीएफ से, कि कुछ जो मेन पॉइंट है पहले मैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये अध्याय नंबर 2 है। इसमें बहुपदों के महत्तम समावर्त है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, तो उनको पहले देख लेते हैं हम। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि मान लीजिए दिए गए हैं दो बहुपद पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का महत्तम समावर्तक वह सारभाजक होता है जिसका सभी सारभाजकों में अधिकतम घात हो और जिसके अधिकतम घात वाले पद का गुणांक धनात्मक हो। यानी मान लीजिए कोई पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दे रखा है, दो दे रखे हैं कोई जो एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐसा कोई समीकरण दे रखे हैं इनके दोनों के। उनका जो है महत्तम सामर्थ्य यानी कि एचसीएफ क्या होगा, वह सारभाजक होगा जिसका सभी सारभाजकों में अधिकतम घात हो। ये पॉइंट आप लोग अभी सिर्फ ऐसे ही पढ़ लीजिए, जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को ये पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो पॉइंट नंबर 2 है कि दो बहुपदों का लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम निम्नतम घात वाला बहुपद होता है। यानी कि कोई भी अगर बहुपद लिखा है, अगर वो निम्नतम घात वाला है और एक उच्चतम घात वाला दे रखा होता है, तो जो लघुत्तम सामर्थ्य यानी कि एलसीएम होता है वो क्या होता है, निम्नतम घात वाला होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दो बहुपद हों तो इनका गुणनफल इनके, इसको हम बार बार महत्तम सामर्थ्य नहीं बोलेंगे, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। महत्तम सामर्थ्य यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए कोई दो बहुपद दे रखे हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, इनका गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। यानी कि पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का, इन दोनों का एचसीएफ गुणा इन दोनों का एलसीएम, तो किसके बराबर होता है, ये दो बहुपदों के गुणा के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 4 दे रखा है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का एलसीएम हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये वाला पद निकालना है, एलसीएम वाला पूछा गया, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये तो ऐसा ही रहेगा गुणा में, ये जो गुणा में है ये वाला पद पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का मासा है, इसको इधर ले जाएंगे तो इधर गुणा में है तो इधर जाए किससे बन जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में क्या लिख के आ जाएगा, पी ऑफ एक्स तथा क्यू ऑफ एक्स का मासा यानी कि एच सी एफ। पाँचवा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई पहला व्यंजक दे रखा है पी ऑफ एक्स, मान लीजिए कोई एक सिंगल व्यंजक का हमें वैल्यू निकालनी है, अगर उसका मासा और लासा दे रखा हो, कोई भी दो पद हैं और उन दोनों पदों का मान लीजिए लासा दे रखा है और मासा दे रखा है, तो उस हम व्यंजक का मान ज्ञात कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 1। इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हम लोग को क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है ये वाला। तो चलो अब हम लोग, ये तो हुए कुछ जनरली फॉर्मूले, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर।
तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि HCF। ये सिर्फ बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो जो मेन पॉइंट हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और इससे रिलेटेड क्या है कुछ क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस में आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए थ्योरी देखते हैं। एक बहुपद दे रखा है डी ऑफ एक्स। बहुपद डी ऑफ एक्स को बहुपद पी ऑफ एक्स का एक भाजक कहा जाता है। कब कहा जाता है? यदि डी ऑफ एक्स बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो। मान लीजिए कोई डी ऑफ एक्स है और पी ऑफ एक्स का एक भाजक होता है। यदि डी ऑफ एक्स बहुपद जो है पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड हो, माने कि मान लीजिए पी ऑफ एक्स कोई लिखा है, मान लीजिए x+3 और x+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये है पी ऑफ एक्स। और मान लीजिए कोई डी ऑफ एक्स दे रखा है जो इसी में से कोई भी एक पद कॉमन आ रहा हो, तो इन दोनों में से हम लोग मान लीजिए x+3 इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि डी ऑफ एक्स बहुपद जो है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड हो, अर्थात पी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स कैसे ले सकते हैं? डी ऑफ एक्स इंटू की ऑफ एक्स, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। तो जहाँ की ऑफ एक्स एक बहुपद है, उदाहरण के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें दे रखा है x-3 बहुपद x-3 का होल स्क्वायर x+2 का एक भाजक है, यानी कि ये x-3 से हम इस पूरे बहुपद में क्या दे रखते हैं? भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक भाजक है। ध्यान दीजिए कि x-3 का होल स्क्वायर कोमा x+2 भी इस बहुपद के भाजक हैं। क्या आप इस बहुपद के और अधिक भाजक लिख सकते हैं? क्या 3 - x बहुपद x-3 का एक भाजक है? बताओ, भाजक है क्या? क्या 3 - x से इसको हम भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, 3 - x बहुपद x इस पूरे वाले बहुपद का एक भाजक नहीं है। आइए हम निम्नलिखित दो बहुपद ले, ये थ्योरी में पढ़ रहा हूँ। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स मान लीजिए दो बहुपद दे रखे हैं। यहाँ है हम देखते हैं कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के सभी भाजकों में से एक ऐसा भाजक है तो दोनों बहुपदों का सार भाजक और अधिकतम घात वाला हो, यानी कि जो दोनों में से कुछ हम ऐसा लेंगे जो अधिकतम घात वाला भी हो, और मतलब जो दोनों में से कॉमन है, मान लो दोनों का भाजक हो, मान लीजिए दोनों में से उसका भाग चला जाए दोनों से, इसमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में, वह ये है। अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कौन कौन सा है? x-3 इसमें भी आ रहा है ऊपर वाले में, लेकिन नीचे सबसे कॉमन कौन सा आएगा? इसमें x-3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो x में भी कॉमन आ रहा है, तो x-3 x तो x-3 हो जाएगा। और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है? दूसरा ये पूरा ही कॉमन आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में से वो कॉमन आ जाएगा। तो ये बड़ी घात वाला हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि x-3 x+1 सभी सार भाजकों में अधिकतम घात वाला सार भाजक भी है। ठीक है, इससे क्या है, इस पूरे से हम लोग पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का एक भाजक भी कहेंगे, क्योंकि इससे हम दोनों में भाग दे सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये इन दोनों का एक तरीके से क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। ये तो गए कुछ एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए। अब इसकी परिभाषा देख लिखते हैं हम लोग, किसकी? HCF की। मान लीजिए कोई दो बहुपद दे रखे हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, उन दोनों का मासा वह सारभाजक होता है जिसका सभी सारभाजकों में अधिकतम घात हो। मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है? HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसा फैक्टर लो जो दोनों में से कॉमन हो, सबसे बड़ी घात वाला, यानी कि हाईएस्ट, जिसके अधिकतम घात वाले पद का गुणांक जो है धनात्मक हो। हमको ये भी ध्यान रखना है कि उसके जो गुणांक आएगा आगे वो क्या आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए। तो x-3 और x+1 का जो ऊपर हमने लिखा था, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, वो बहुपदों इसका और इस दोनों का मासा भी होगा, क्योंकि ये क्या है? महत्तम जो बन रहा है, हाईएस्ट कॉमन, जो दोनों में से कॉमन आ रहा है, जो अधिकतम हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोनों में से,
वो क्या आ रहा है, x-3 और इंटू x+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, दोनों व्यंजकों का पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स बहुपदों का क्या होगा, मासा, यानी कि HCF भी होगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी थ्योरी, इसकी परिभाषा। अब मैं इससे क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे क्या है आप लोगों के कुछ ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन से कि मासा कैसे लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को सॉल्व एग्जांपल दिखा रहा हूँ कुछ, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है x² - 4 और x³ + 8 का मासा क्या है। तो उनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4। आप लोग आंसर अपना निकालिए और कमेंट में अपना आंसर लिख देना, ठीक है, ये इसका क्या आंसर होगा 1, 2, 3, 4 में से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम लोग पहले पद को सॉल्व करेंगे। ये वाला पहला पद सॉल्व कर रहे हैं, x² - 4 यानी कि x² - 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी कि x² - 2 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, a² - b² का फॉर्मूला, यानी कि x - 2 इंटू x+2। और दूसरा पद क्या दे रखा था, x³ + 8 यानी कि x³ + 2। ये क्या बन सकता है, पहले हम लोग जो दे रखा होता है उसको फॉर्मूले में बदलने की कोशिश करते हैं। जो नॉर्मली फार्मूले होते हैं a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, या a³ + b³ या a³ या -b³, ये जनरली फार्मूले होते हैं। पहले हम देखते हैं कि कुछ पद जो है इस फॉर्म में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये किससे बदल रहा है, s³ + 2⁵ यानी कि ये क्या बन गया, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a+b इंटू a² + b² - ab। तो इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, x+2 और x² - 2x + 4। अब इन दोनों में से हम लोग देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है। x - 2 इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है। x+2 इसमें है, हाँ, तो x+2 एक तो कॉमन आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाले का तो देख लिया, पूरा लिख लिया वो। अब नीचे वाले में देखेंगे, x+2 इसमें कॉमन आ रहा है, ऊपर आ रहा है कॉमन, हाँ ठीक है, ये दोनों एक ही हो गए क्योंकि इसमें भी आ रहा था, तो ये एक ही पद है जिसको छोड़ देंगे। पहले ऊपर वाले में से चेक करेंगे, फिर नीचे वाले से हम लोग चेक करेंगे। जनरली क्या होता है, हम लोग ऐसे दे लगते हैं कि कौन कौन सा पद कॉमन आ रहा है, उसको ऐसे एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब वही क्या हो जाता है, अपना HCF हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक तो ये आप लोग याद रखें, ऊपर नीचे जो दोनों में से कॉमन आ रहा होता है उसको ऐसे ब्रैकेट में एक बंद कर लो, फिर देख लो सिर्फ यही कॉमन आ रहा, तो उसको एक बार लिख लो, तो वही क्या आ जाएगा, इसका मासा, यानी कि HCF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब क्वेश्चन बी की तरफ चलते हैं। 3x³ + 81 और 2 इंटू x+3 का मासा पूछा है। तो इस मासा को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे 3x³ + 81 को। तो इसमें से पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बन गया, x³ + 27। 27 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3⁻3, तो अंदर बन जाएगा x³ + 3⁻3। ये a³ + b³ का फॉर्मूला बन गया। 3 तो बाहर ही लिखा है यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में, और अंदर क्या बन गया, a³ + b³ का फॉर्मूला, यानी कि a+b इंटू a² + b² - ab। और जो दूसरा वाला पद था उसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, इसको खोल के लिख लेंगे। पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है तो खोलेंगे, नहीं तो उसी फॉर्म में लिखा रहने देंगे। तो इसमें तो ये वाला पद पूरा बन रहा है और नीचे वाला ये है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है सिर्फ x+3, क्योंकि x+3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसके गुणा में 3 लिखा है, इसके गुणा में 2 लिखा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में से ऐसा कॉमन लेंगे जो उच्चतम हो, उच्चतम घात का हो और जिसका गुणांक धनात्मक हो, उसी को तो मासा लेना कहते हैं। परिभाषा हम लोगों ने देखी थी ऊपर। तो इसमें से कॉमन आ रहा है सिर्फ x+3, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। व्यंजक x² - 9 और x² - 5x + 6 का मासा ज्ञात करो। तो इसको देख लेते हैं, ये x² - 9 को क्या लिख लेंगे,
9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 3, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टर करना तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, प्लस 6। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस या माइनस। अगर यहाँ पे देखो, आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर यहाँ पे चिन्ह बदले हुए लिखे हैं, यहाँ पे प्लस लिखा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा हो, या यहाँ पे प्लस लिखा हो, यहाँ पे माइनस लिखा हो, तभी हम लोग कौन सा फॉर्म लगाते हैं, प्लस करना या माइनस करना। कई कई स्टेप में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ दोनों जगह प्लस हो, तो उसके भी फैक्टर हो जाते हैं। बट मैक्सिमम केस में हम लोग ध्यान से करेंगे कि जो हम लोग फैक्टर कर रहे हैं वो ऐसे फैक्टर करने हैं कि कुछ कॉमन बन जाए दोनों में, ठीक है। तो 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे 3 बन जाए, तो 3 दूनी 6 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 3। तो हमने ऐसे फैक्टर किए कि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, x माइनस 3 और x माइनस 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं है, तो x प्लस 3 कॉमन नहीं आएगा। x माइनस 3 ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x माइनस 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तीसरा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, ये आप लोगों को खुद करना है। इसका आप लोगों को आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा, कमेंट में आप लोग लिख देना, तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन दे रखा है, पहला व्यंजक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, वो एक ही बात होती है। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब भी एचसीएफ ज्ञात करो यानी कि मासा, तो ऐसे लिखो कि ऊपर नीचे स्टेप लिखें, तो हम सीधा सीधा देख लें कि कौन सा पद कॉमन आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसको खोलेंगे तो कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, यहाँ पे एक्स माइनस 1 ऊपर भी एक्स माइनस 1 बन रहा है, तो इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने देंगे। और तीसरा पद कौन सा दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 1, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, यानी कि एक्स माइनस 1 और दूसरे में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस ए बी, यानी कि एक्स इंटू 1 क्या आ जाएगा, एक्स। अब इन तीनों में से देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक्स प्लस 1 पहले वाले में दे रखा है, दूसरे वाले में नहीं दे रखा है, तो एक्स प्लस 1 तो भूल जाओ कि कॉमन आएगा। पहले वाले पद में हम देखेंगे एक्स माइनस 1 आ रहा है, दूसरे में भी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, और तीसरे में एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो इन तीनों में से ऐसा क्या है कि जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस 1 इसमें भी है, एक्स माइनस 1 इसमें भी है, और एक्स माइनस 1 इसमें भी है। तो जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, एक्स माइनस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे मासा लिया जाता है। जनरली क्वेश्चन ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिनमें सिर्फ बताया गया था कि मासा कैसे लेते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है, 4 तक तो हमने सॉल्व कर ली। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए व्यंजक दे रखा है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा व्यंजक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, तीसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, चौथा दे रखा है एक्स क्यू और इंटू एक्स माइनस 1। इनका क्या ज्ञात करना है, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा। तो चलो इसको देख लेते हैं। x, इसको हल करेंगे, पहले वाले पद को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हल करेंगे निम्नतम पद में, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स पहले मान लो एक्स प्लस में लिख लिया, और एक्स माइनस 1। दूसरा पद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसमें से हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 1।
तो x-1 इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो ये सही हमने किया है। तीसरा व्यंजक दे रखा है एक्स स्क्वायर और x² - 1। इसको निम्नतम पद में ही लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x+1 और x-1। तीसरा पद दे रखा है x³ × x-1, यह x³ और x-1, ये हो गए इन तीनों के सरलांतर रूप। अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो उच्चतम घात का और उसका गुणांक क्या हो, धनात्मक हो। तो सभी के आगे धनात्मक आ रहा है, तो हम इन दोनों का कॉमन देखेंगे, सभी का क्या क्या कॉमन आ रहा है। x+1 देखेंगे पहले, x+1 इसमें आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो x+1 भूल जाएंगे, x+1 कॉमन नहीं आएगा। पहले वाले में अब हम लोग x देखेंगे, पहले वाले में x आ रहा है, दूसरे में x² आ रहा है, तीसरे में x² आ रहा है और चौथे में x³ आ रहा है। तो ऐसे कॉमन लेंगे कि उसका भाजक भी हो सभी का, जिससे सभी में भाग भी जा सके। तो सबसे जो है कॉमन कौन सा जाएगा, जो सभी में कॉमन आ रहा है, यानी कि x। अगर x² कॉमन ले लेंगे तो ये तो पूरा कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा। तो ऐसा कॉमन लेना है कि सभी में वो कॉमन आ जाए, तो निम्नतम घात वाला कॉमन ले लेंगे, यानी कि x² और x³ में से क्या कॉमन आ गया, एक तो x कॉमन आ गया, दूसरा क्या कॉमन आएगा, इसमें x-1 आ रहा है, इसमें भी x-1, इसमें भी x-1 और इसमें भी x-1, तो क्या कॉमन आ गया, x-1। तो ये क्या हो गया अपना HCl। ऐसे कॉमन लेना है कि जो सभी में कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पे x की निम्नतम घात, इसमें भी ये x² को कैसे लिख सकते हैं, x×x, इसको x×x, इसको x×x, और इसको x×x, इसको भी x×x। तो क्या कॉमन आ रहा है, मैंने कहा था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझने के लिए सिर्फ ऐसी लाइन मान लो कि जो सभी में कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख लो, ठीक है, और सब बाकी बच्चों को एक में लिख लो। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x-1। तो ये क्या हो गया इसका मासा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, व्यंजक दे रखा है x² + x, दूसरा व्यंजक दे रखा है x+1 का होल क्यूब, और तीसरा व्यंजक दे रखा है x³ + 1। इसका क्या ज्ञात करना है, मासा। तो चलो देखते हैं कैसे ज्ञात करें। पहले वाला पद हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x+1। दूसरा दे रखा है x+1 का होल क्यूब, तो इसको x+1 का होल क्यूब लिखा रहने देंगे, क्यों, क्योंकि अंदर x+1 बन रहा है, इसमें भी आ रहा है तो ऊपर में भी आ रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख रहने देंगे। तीसरा पद दे रखा है x³ + 1, तो यहाँ पे क्या बनता दिख रहा है, x³ + 1 का क्यूब। एक की घात कुछ भी हो, या 100 लिखी हो, या 2 लाख 3 लाख 4 करोड़ लिखा हो, उसका मान एक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दिखाने के लिए इसको ऐसे लिख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x³ + 1 का क्यूब का फॉर्मूला, यानी कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, ये बन जाएगा x+1 ब्रैकेट में x² + 1 - x। तब इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, जो सभी में से कॉमन हो, सभी का भाजक हो। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x+1 आया है, इसमें भी x+1 आएगा, इसमें भी x+1 आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है, x+1। तो यही क्या होगा अपना मासा। ये क्या होगा, सारभाजक गुणनखंड है, यानी कि ये एक ऐसा गुणनखंड है जो सभी में जा सकता है। इसको इसमें भाग दे सकते हैं, इससे चला जाए, इसमें भी चला जाएगा। x+1 का जब इसमें भाग देंगे तो इससे भी चला जाएगा, इसमें देंगे तो इसमें भी चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गए थे छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब पेपर में क्या भरोसा कैसे क्वेश्चन आ जाए, कुछ मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ थोड़ा लिखा हुआ हो जिसे देख के आप लोग घबरा जाएं,
तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो ऐसा घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि एक फल विक्रेता के पास x² - x - 20 समीकरण दिया रहा है, ये व्यंजक दे रखा है। मान लीजिए इतने आम हैं तथा इतने संतरे हैं, वह इन फलों को समान संख्या में अलग अलग पेटियों में रखे पार्सल करना चाहता है। मान लीजिए एक टोकरा है ये और एक टोकरा ये है। इसमें क्या दे रखे हैं, इसमें है आम, इसमें क्या है, इसमें है, मान लीजिए उसके पास इसमें आम है, इसमें संतरे हैं। वह इन फलों को समान संख्या में अलग अलग पेटियों में रख के पार्सल करना चाहता है। मान लीजिए उसके पास कुछ, ये तो बाद में टोकरी हैं, पहले मान लीजिए उसको ऐसी ज़मीन पे रखे है, ज़मीन लगी है, ये चादर बिछी है, इस पे उसमें आम रखे हैं और इसी में संतरे रखे हैं, सब मिक्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको अलग अलग टोकरी में डालना है, इसमें संतरे रखने हैं और इसमें आम रखने हैं। तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हमें ज्ञात करना है कि फल विक्रेता को कम से कम कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी। कम से कम पूछ लिया तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, मासा निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा निकालना है कि दोनों में से कॉमन हो। यानी कि तो हमें फल विक्रेता को कम से कम कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी जिससे कि वे इन फलों को समान संख्या में अलग अलग टोकरी में रख सकता हूँ। तो उसको ज्ञात करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे। x² - x - 20 का इसका हल करेंगे, 20 के ऐसे फैक्टर को के प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। तो 5 चौकू 20 होता है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इसका एक फैक्टर तो हो जाएगा x - 5 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x + 4। दूसरा समीकरण दे रखा है इसका x² - 9x माइनस यहाँ पे +20। और 20 के ऐसे फैक्टर करने की प्लस या माइनस करने पे 9 आ जाए, तो 5 चौकू 20 होता है, यानी कि 5 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो इसका जब हल करेंगे तो इसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ये, तो इसका एक फैक्टर तो आ जाएगा x - 5 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x - 4, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि समान संख्या में हमको अलग अलग पेटियों में रख के पार्सल करना चाहता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें मान लीजिए चूँकि दे रखा है, चूँकि हम लोग लिखे हैं दे नहीं रखा है, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, x - 5 कॉमन आ रहा है, यानी कि बराबर बराबर क्या आ रहा है, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x - 5 कॉमन आ रहा है। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन के दे रखा कि बराबर बराबर संख्या में, मतलब समान संख्या में अलग अलग पेटियों में रख के पार्सल करना चाहते हैं। तो इन दोनों समीकरणों में से कॉमन क्या आ रहा है, x - 5, जो दोनों में क्या है, समान है, एक समान आ रहा है दोनों में x - 5, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर संख्या में फल हो जाएंगे। और x + 4 और x - 4 क्या हो जाएंगे, ये दोनों पार्सल हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग लिखेंगे कि x - 5 आम के x + 4 पार्सल किए गए, और नीचे लिखेंगे और x माइनस, और इसमें भी x - 5 है, तो x - 5 संतरों के कितने पार्सल किए गए, x - 4 पार्सल बना के उनको ऐसे रखा गया कि दोनों में बराबर बराबर संख्या के दोनों हों, यानी कि आम बराबर हों, संतरे बराबर हों। तो पार्सलों की संख्या क्या हो जाएगी, पार्सलों की संख्या, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए कि फल विक्रेता को कम से कम कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी, यही पूछा है, कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी मतलब कितने पार्सलों की आवश्यकता होगी। तो पार्सलों की संख्या क्या हो जाएगी, पार्सलों की संख्या क्या होगी, हम दोनों पार्सलों को जोड़ देंगे,
यानी कि x+4, ये किसके पार्सल थे, ये आम के पार्सल थे, और प्लस x-4 ये किसके पार्सल थे, ये थे x-5 संतरों के। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 4 कट जाएगा और क्या बचेगा 2x। यही क्या होगा उसका, ये होगा कम से कम इतनी पेटियों की आवश्यकता होगी उसको अलग अलग पेटियों में रखने के लिए समान संख्या में, किसको, आम और संतरों को। तो ये क्वेश्चन में आप लोगों के समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का मान लीजिए हम लोग ए पार्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन में दो व्यंजक दे रखे हैं, एक दे रखा है LX² प्लस MX माइनस N, और दूसरा व्यंजक दे रखा है MX² प्लस LX माइनस N। मान लीजिए इनका जो मासा है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, x+1। तो सिद्ध, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं अभी, तो सिद्ध कीजिए कि L बराबर M है और N बराबर 0 है, ये हमको प्रूव करना है। मान लीजिए कोई दो समीकरण दे रखे हैं, दो व्यंजक दे रखे हैं, मान लीजिए पहला व्यंजक है, ये दूसरा व्यंजक है, इन दोनों का मान लीजिए मासा दे रखा है x+1। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है मासा, तो हमको क्या सिद्ध करना है कि L बराबर M है और N बराबर 0 है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण लिख लेंगे जो व्यंजक दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, LX² प्लस MX माइनस N और MX² प्लस LX माइनस N, इनका मासा कितना दे रखा है, मासा दे रखा है x+1। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, x+1 को हम लोग किसके बराबर लिख लेंगे, पहले समीकरण बना लेंगे कि x+1 बराबर 0। तो x बराबर -1, 1 को इधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा -1, यानी कि x बराबर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तब इस x को -1 की जो वैल्यू आई है इसको हम किस में रखेंगे, इस वाले समीकरण में रखेंगे, किसमें, LX² प्लस MX माइनस N में क्या रखेंगे हम, x बराबर -1 रखने पर क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू। ये दो समीकरण दे रखे हैं, तो इन दोनों का मासा कितना दे रखा है x+1, तो सिद्ध कीजिए कि L बराबर M और N बराबर 0। ये दो समीकरण हैं, ठीक है, दो समीकरण दे रखे हैं, तो इनको हम लोग क्या लिख लेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर। ये दोनों क्या दे रखे हैं, समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, ये पूरा लिखा हुआ है समीकरण। दोनों का मासा x+1 है, तो x+1 को हम लोग 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। फिर -1 को हम लोग किस में रखेंगे, इस पहले वाले समीकरण में। तो पहले वाले समीकरण में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, L इंटू -1 रखेंगे यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसको L का L ही रहेगा, प्लस M इंटू -1 और -N बराबर 0। इसको जब खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, L माइनस M माइनस N बराबर 0। इसको और निम्नतम पदों में कैसे लिखेंगे, ये मान लीजिए ये समीकरण बना जाएगा, इसको निम्नतम पद में बनाने के लिए हम लोग माइनस को इधर ले जाएंगे तो L बराबर M प्लस N बन जाएगा है। अब इस x बराबर -1 को हम लोग अब किस में रखेंगे, हम लोग रखेंगे MX² प्लस LX माइनस N बराबर 0 में x बराबर -1 रखने पर। तो अब हम लोग जब x बराबर -1 इस समीकरण में रखेंगे तो क्या बन के आएगा, m प्लस l इंटू -1 माइनस n बराबर 0। तो m माइनस l माइनस n बराबर 0, यानी कि m बराबर माइनस के सारे पदों को इधर ले जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे, यानी कि l प्लस n। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को क्या हम लोग करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, तो हमारे सामने ऐसा कुछ बन के आएगा। मान लीजिए इधर के इधर जोड़ दे रहे हैं और उधर के LHS को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इधर जोड़ दे रहे हैं और राइट हैंड साइड को उधर जोड़ दे रहे हैं। इन दोनों को समीकरण जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा L प्लस एम, और उधर के जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा M प्लस N प्लस L प्लस N। तो L से तो L कट जाएगा और M से M कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बराबर n प्लस एन, कितना बन जाएगा 2n। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इसके भाग में जाएगा, तो 0 0 को किसी भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0/2 को क्या लिखेंगे, 0, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये तो क्या हो गया, प्रूव। ये तो हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ये तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई। तो क्वेश्चन में क्या और लिखा था, क्या और प्रूव करना है क्वेश्चन में, नीचे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हम लोग को एक और प्रूव करना है कि L बराबर M, L बराबर M भी प्रूव करना है। तो L बराबर M प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा था, वैसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कि 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में से जब 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या था, L बराबर M प्लस एन, पहले हम लोग लिख लेते हैं L बराबर M प्लस एन, और दूसरा समीकरण है M बराबर L प्लस एन। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस या माइनस, तो ये बन जाएगा L माइनस M, और ये बन जाएगा M माइनस L प्लस N माइनस N, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का L इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2L बराबर माइनस का M इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी कि M और M जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे 2M। 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा L बराबर M। यही क्या हमको करना था, प्रूव करना था। तो क्या होगा, ये प्रूव हो गया, यानी कि सिद्ध। तो क्वेश्चन में हमको जो रखा था वो हमने सिद्ध कर दिया। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग बी पार्ट देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का एक और क्वेश्चन है, बी करके देख लेते हैं हम लोग। और ये दे रखा है एक व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c तथा bx² प्लस ax प्लस c। मान लीजिए इनका जो है मासा दे रखा है x+1 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, तो प्रूव करो, यानी कि सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि c बराबर 0 अथवा a बराबर b, यानी दोनों में से कोई एक प्रूव कर दो, या दोनों प्रूव कर दो या एक प्रूव कर दो। अथवा लिखा है तो कोई एक प्रूव करना है, यानी c बराबर 0 प्रूव कर दो या a बराबर b प्रूव कर दो। तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका, मासा दे रखा है x+1, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो मासा दे रखा है, क्या दे रखा है x+1 बराबर 0, तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले x बराबर -1 आ जाएगी, ठीक है। अब x बराबर -1 को बारी बारी से समीकरण में रखेंगे, पहले ax² प्लस bx प्लस c में क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। अब जब इसको bx² प्लस ax प्लस सी में जब x बराबर -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा b माइनस ए प्लस सी बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, तो एक समीकरण और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी
प्लस बी माइनस ए प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ से देख लेंगे क्या क्या कट रहा है। ए माइनस ए ये कट रहा है, माइनस बी और प्लस बी कट रहा है, सी से जुड़ के 2c बन जाएगा, 2c बराबर 0। तो c बराबर 0, c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये भी प्रूव हो गया। अब चलो दूसरा भी प्रूव कर लेंगे। दूसरा प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि c बराबर 0 है। दूसरा हमको क्या प्रूव करना था कि a बराबर b आ रहा है। तो a बराबर b आ रहा है, a बराबर b के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मान लीजिए हम लोग ऊपर से समीकरण लिखे थे 1 और 2, हमने c की वैल्यू तो ज्ञात कर ली, कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तब c की वैल्यू 0 मान लीजिए हम समीकरण 1 में रख दें, c की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दें, c बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या रहा है, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। तो c बराबर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर b। तो ये भी प्रूव हो गया। तो c बराबर 0 और a बराबर b दोनों सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो पहले क्या लेते हैं, उसका x की वैल्यू निकालते हैं, उसको 0 के बराबर रख के जो उसका मासा दे रखा होता है, फिर उसको बारी बारी से समीकरण में रखते हैं उसकी वैल्यू x को, फिर हम लोग एक बार समीकरण को जोड़ते हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन में हम लोग को दिया होता है क्या क्या फाइंड करना है। एक बार जोड़ के देख लेते हैं, अगर एक बार घटा के देख लेते हैं, कुछ आंसर आ रहा है मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कुछ हल किया है उसकी वैल्यू आई है, उसको फिर बारी बारी से समीकरण में रख के चेक करेंगे, अगर वो सिद्ध हो रहा है तो ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 9, एक व्यंजक दे रखा है x³ माइनस 27 और दूसरा दे रखा है x² प्लस 4x माइनस का 21। इनका क्या ज्ञात करना है, हमको मासा ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मासा वाले। इस x³ माइनस 3 का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा x³ माइनस 3 का क्यूब का, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और ब्रैकेट में x² प्लस 9 प्लस AB यानी कि 3x। वहीं पे दूसरा बन रहा है x² प्लस 4x माइनस 21। 21 कैसे फैक्टर करो कि प्लस या माइनस करने पे 4 आ जाए, यानी कि 7 या 21, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बन जाए, 4 बन रहा है। ठीक है, तो x² प्लस 7x माइनस 3x और माइनस का 21, इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे तो क्या क्या फैक्टर बनेंगे इसके, x माइनस 3 और ए फैक्टर बनेगा x प्लस 7। तो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x माइनस 3, तो इसका जो मासा होगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस 3। तो ये क्या होगा, इसका मासा होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और आप लोगों के समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना, और कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही तो उसको भी कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि एक व्यंजक दे रखा है x³ माइनस 4x, दूसरा व्यंजक दे रखा है x² माइनस 4x प्लस 4, और तीसरा व्यंजक दे रखा है x का 4 माइनस 16। इनका क्या ज्ञात करना है, का मासा ज्ञात करो। पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का मासा ज्ञात करो। तो मासा ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग फैक्टर देखेंगे, x³ माइनस 4x। यहाँ पे कुछ a की प्लस b की का फार्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि 4 को हम 2 की घात 3 तो लिख नहीं सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेके यहाँ पे क्या बना लेंगे, x² माइनस 4। तो ये क्या बन रहा है, x² माइनस 4 यानी कि x² माइनस 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस 2 और x प्लस
2। दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस 4x प्लस 4। इसको हल करने के लिए 4 के ऐसे फैक्टर को प्लस या माइनस करने पे 2 4 आ जाए, तो प्लस माइनस 2 करने पे तो 2 दूनी 4, 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 और x माइनस 2। तीसरा व्यंजक दे रखा है x की घात 4 माइनस 16। ये बन रहा है एक्स स्क्वायर का घात स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसको लिख लेंगे हम, इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको न्यूनतम और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको लिख लेंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, और बाकी को ऐसा ही लिखे रहने देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को जिसका फॉर्मूला पता होता है उसी का हम लोग लिख लेते हैं। तो हम तीनों में से कॉमन देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसको हम लिख लेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स कॉमन आ रहा है किसी में, सिर्फ पहले वाले में आ रहा है, तो एक्स तो नहीं आएगा। एक्स प्लस 2 आ रहा है, पहले में आया है, तीसरे में भी है, लेकिन बीच वाले में नहीं है, ये 3 है, तो x प्लस 2 भी नहीं है। एक्स माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मासा क्या हो जाएगा, इन तीनों का मासा हो जाएगा x माइनस 2, जो सभी में कॉमन आ रहा है, जो सभी का भाजक हो, जिससे हम लोग सभी में भाग दे सकते हैं, यानी कि जो न्यूनतम पद हो जिनमें से कॉमन आ रहा हो, तो वो केक क्या हो जाएगा, इन सभी का मासा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने मासा निकाला पहले के जैसे बहुत आसान तरीके से। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, 8x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। एक पद दे रखा है ये, और दूसरा पद दे रखा है 12 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड की घात 4। तो 8x वाई स्क्वायर और जेड क्यूब, और दूसरा क्या है, दूसरा है 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड की घात 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख लेंगे 4 दूनी 8 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 तियाँ 12 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड की घात 4। 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। एक्स और एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे 3 आ रहा है, इनमें से कुछ कॉमन है, नहीं है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई क्यूब है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से जेड की घात 3 और जेड की घात 4 में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा जेड की घात 3। तो क्या क्या कॉमन आ गया वो हम लिख लेंगे, 4 गुणा एक्स गुणा वाई स्क्वायर गुणा जेड की घात 3। अब इनको गुणा करके एक साथ लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इनका मासा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये एक पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x प्लस 3। इनका क्या ज्ञात करना, इनका ज्ञात करना है हमको मासा। तो x प्लस 1 यहाँ पे x है, और x माइनस 2 और x माइनस 3 ये पहला पद दे रखा है। दूसरा पद दे रखा है हमको x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x प्लस 3। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है।
x-3 ऊपर वाले में नीचे वाले में नहीं है, x-2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा इसका बच्चों x-2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है x² + 5x + 6, और दूसरा दे रखा है x² + x - 6। इनका ज्ञात करना है, का मासा ज्ञात करो। मासा ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर कर लेंगे। x² + 5x + 6, 6 के ऐसे फैक्टर हो, प्लस या माइनस करने के पे 5 आ जाए, तो प्लस करने पे 5 आ रहा है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो x² + 3x + 2x + 6, इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में आएगा x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + 2, और दूसरा समीकरण दे रखा है x + x - 6। इसके जब समीकरण करेंगे तो ये बन जाएगा x², 6 के ऐसे फैक्टर को प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए, यानी कि 3 दोनों 6, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो प्लस का 3x, माइनस का 2x और माइनस का 6। एक में आएगा कॉमन x + 3 और दूसरे में आएगा x - 2। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है x + 3। तो बच्चों मासा क्या आएगा, बताओ जल्दी, मास आएगा x + 3, यानी कि ये x + 3 क्या होगा, इन दोनों बहुपदों का मासा होगा, यानी कि HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा मासा की परिभाषा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। कई कई क्वेश्चन के प्रकार हमने देखे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। और आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लासा, यानी कि एलसीएम के क्वेश्चंस। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए। ओके।